नमस्कार सभी को। हिंदी व्याकरण में जो हमारा पिछला टॉपिक अधूरा रह गया था अव्यय, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, आज उसको मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अव्यय के हमने जो पहले भेद पढ़े थे, यानी कि क्रिया विशेषण वाले अव्यय जो पढ़े थे हमने, वो टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया था। और उसी के साथ आगे बढ़ते हुए आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये जो चार बचे हुए थे इनको हम शॉर्ट में समझेंगे और इनके उदाहरण भी आपको मौखिक रूप से बताए जाएंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं संबंध बोधक अव्यय, यानी कि संबंध में क्या होता है कि एक शब्द या पद का दूसरे वाक्य या शब्द या पद से उसका संबंध स्थापित होता हो। जैसे संज्ञा हो या सर्वनाम, शब्दों के बाद लग करके जो शब्द उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों से बताते हैं उन्हें हम कहते हैं संबंध बोधक शब्द। संबंध शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो संज्ञा या सर्वनाम पद हैं उनके साथ, यानी कि उनके बाद लग करके अन्य वाक्य के अन्य जो शब्द हैं उनसे उनका संबंध बताना। जैसे आप देख पा रहे हैं कि घर के आगे आम का पेड़ है। वाक्य देखिए, घर के आगे आम का पेड़ है। अब यहाँ पर के आगे आम का पेड़ है, लेकिन घर के आगे, तो घर से आम का संबंध बताया जा रहा है इसके माध्यम से। यानी कि आगे क्या है, ये है आपका अव्यय। तो आगे लगा हुआ यानी कि ये संबंध बता रहा है और इसके साथ साथ ये विभक्ति भी लगी हुई है के। तो विभक्ति वाले जो होते हैं उनमें विभक्ति के चिन्ह लगे होते हैं, जैसे यहाँ पर लगा हुआ है के। और जो विभक्ति रहित वाले होते हैं, यानी कि विभक्ति से रहित होते हैं, उनमें चिन्ह नहीं लगा होता है विभक्ति का, लेकिन वो वाक्य जो है संबंध को प्रदर्शित करते हैं। जैसे अपने जीवन पर्यंत वचन निभाया, यानी कि उसने जीवन पर्यंत वचन निभाया। अब जीवन पर्यंत क्या है, यहाँ पर ये है अव्यय। पर्यंत जो है वो अव्यय है, लेकिन इसमें कोई चिन्ह आपको नहीं दिख रहा है। यानी कि जीवन पर्यंत यानी कि जीवन तक, पूरे जीवन तक यहाँ पर शब्द आएगा और इसमें विभक्ति नहीं लगी है, लेकिन ये विभक्ति ना लगते हुए भी इसके वाक्य में उसने के साथ वचन निभाया के साथ उसका संबंध बता रहा है। किसने वचन निभाया, तो उसने वचन निभाया जीवन पर्यंत। तो इस तरह से संबंध बोधक जो वाक्य होते हैं, यानी कि जो अव्यय होते हैं, उनका प्रयोग जो है संज्ञा या सर्वनाम के बाद लग करके अन्य पूरे वाक्य में शब्द या वाक्य से जोड़ने के लिए काम में आते हैं। जैसे हम और उदाहरण ले लेते हैं अगर, तो आएगा जैसे उसे पत्र के द्वारा सूचित करना, उसे पत्र के द्वारा सूचित करना। अब पत्र के द्वारा, यहाँ पर के लगा हुआ है, पत्र के द्वारा सूचित करना, तो ये आपका आ गया अव्यय और विभक्ति वाला अव्यय आ गया, संबंध बताया जा रहा है। इसी के साथ अगर हम इसी वाक्य को ले लें कि उसे पत्र द्वारा सूचना दी गई थी, यहाँ पर के नहीं लगा हुआ है द्वारा के साथ, पत्र द्वारा सूचना दी गई थी, तो वाक्य का अर्थ तो वही निकल रहा है, विभक्ति नहीं लगी, फिर भी एक दूसरे का संबंध पता चल रहा है। यानी कि उसे पत्र द्वारा सूचना दी गई थी, तो ये क्या है, ये आपका जो द्वारा है वो है अव्यय और उसका प्रयोग जो वाक्य में किया गया संज्ञा या सर्वनाम, यहाँ पर उसे जो है वो सर्वनाम है और उसके साथ इस शब्द का प्रयोग किया गया द्वारा का और सूचना दी गई, यानी कि यहाँ पर उस वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है, संबंध बीच का दर्शा रहा है, बता रहा है। जैसे संबंध बोधक के जो भेद हैं वो 10 प्रकार के हैं। जैसे कालवाचक, स्थानवाचक, दिशा, समता, ये सारे जो मिला करके 10 भेद होते हैं। इन 10 में इनके सिर्फ शब्दों को ध्यान देना होता है। जैसे कहेंगे के पहले से पीछे, के उपरांत, के आगे, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, बीच में इस वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं, यानी कि एक दूसरे को संबंध के माध्यम से जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें हम कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। फिर आते हैं समुच्चय बोधक योजक पर, यानी कि समुच्चय बोधक जो अव्यय होते हैं उन पर आते हैं। उनमें क्या, इनको योजक भी कहते हैं, समुच्चय बोधक को योजक कहते हैं। योजक यानी कि जोड़ने वाला, जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है, यानी कि दो शब्दों या वाक्य के अंशों को जोड़ना वो समुच्चय बोधक के अंतर्गत आता है। और इसके 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण में क्या होता है, जिसमें होता है कि जो अव्यय 2 या अधिक उससे अधिक समान पदों को, 2 या उससे अधिक समान पदों को आपस में जोड़ता हो, उसे कहते हैं समानाधिकरण अव्यय। इसका एक उदाहरण लेंगे, जैसे कि नरेंद्र शाम को दाल और रोटी खाता है। दाल और रोटी, यहाँ पर दाल रोटी
समान शब्द थे और इनके बीच में योजक लग गया और लग गया तो ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत आ जाता है। या एक और उदाहरण अगर लेते हैं तो उसमें आएगा कि आप चाय पिएंगे या कॉफ़ी लेंगे, आप चाय पिएंगे या कॉफ़ी लेंगे, या का भी प्रयोग वहाँ पर आ रहा है, चाय या कॉफ़ी। तो चाय और कॉफ़ी एक दूसरे के समान हैं, उनके बीच में जोड़ने वाले शब्द यानी कि अव्यय का प्रयोग करना क्या है, वो है समानाधिकरण अव्यय। फिर बात करेंगे व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय की। तो व्याधिकरण में क्या होता है, इसमें होता है कि जो अव्यय किसी वाक्य के एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ता है, यानी कि एक या उससे अधिक उसके ऊपर आश्रित उपवाक्य जो होते हैं उनको जोड़ता है, तो उसे व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे शेखर घर चला गया क्योंकि उसको सिर दर्द था। यहाँ पर इस जो आश्रित वाक्य है वो क्या है कि शेखर को सिर दर्द था, यानी कि उसको सिर दर्द था। शेखर घर चला गया एक छोटा सा वाक्य अपने ऊपर हो गया, लेकिन इसके ऊपर आश्रित वाक्य है कि उसको सिर दर्द था और उसको जोड़ा किससे है, क्योंकि से। क्योंकि से जोड़ा, यानी कि क्योंकि यहाँ पर प्रयुक्त हुआ। और व्याधिकरण में क्या होता है कि दो ऐसे शब्दों, ऐसे वाक्यों को जोड़ना जो कि एक दूसरे पर आश्रित हो, यानी कि पहले वाक्य पर दूसरा वाला वाक्य आश्रित हो, उनके बीच जो योजक अव्यय लगेंगे वो कहे जाएंगे व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं कि आज दाल और चावल खाएंगे, आज दाल और चावल खाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दाल और चावल का जो है समान प्रयोग है। अगर ये कहा जाए आज दाल खाएंगे तो भी वाक्य हो रहा है, बन रहा है, लेकिन चावल उस पर आश्रित है, आज दाल और चावल खाएंगे। थोड़ा सा समानाधिकरण और व्याधिकरण में थोड़ा सा यहाँ पर अंतर होता है। और दो समान शब्दों और वाक्यों को जोड़ने के बीच में और, या, तथा, किंतु, परंतु, क्योंकि इनका जो प्रयोग होता है वो आता है व्याधिकरण अव्यय के अंतर्गत। एक उदाहरण और लेंगे, नीरजा नहीं आई बल्कि रमा आ गई। नीरजा नहीं आई बल्कि रमा आ गई। बल्कि यहाँ पर जो शब्द है वो भी अव्यय है, और रमा आ गई एक आश्रित वाक्य है, नीरजा आ गई एक पूर्ण वाक्य है, और नीरजा आ गई के साथ बल्कि लगा करके रमा आ गई को जोड़ा गया है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये होगा व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और विस्मयादि बोधक की बात करेंगे। विस्मयादि बोधक में क्या होता है, जैसे किसी शब्द को सुनकर के विस्मय, आश्चर्य उपस्थित होना, शाबाश, खबरदार, अजी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। कि जैसे किसी की अच्छे काम की प्रशंसा की जाए तो कहें शाबाश, हाँ, किसी को बहुत तेज से डांटना हो उसको वहीं पे रोक देना तो खबरदार, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या है कि विस्मयादि बोधक में यानी कि जो शब्द शोक, घृणा, विस्मय या जो है प्रसन्नता या प्रशंसा या भय आदि भावों का बोध कराते हैं वो कहे जाते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। जैसे यहाँ पर हमने कुछ शब्द लिख रखे हैं, शाबाश, खबरदार, अजी, अगर इनका प्रयोग करें तो कहेंगे शाबाश, आखिर तुमने प्रतियोगिता जीत ही ली। शाबाश, आखिर तुमने प्रतियोगिता जीत ही ली। इस तरह से इसका प्रयोग होगा। और ये जो शब्द होते हैं ये सब वाक्य के पहले ही जुड़ते हैं, यानी कि वाक्य के पहले ही लगाए जाएंगे। जैसे शाबाश, तुमने प्रतियोगिता जीत ली। खबरदार, खबरदार अगर तुम आगे बढ़े। अजी, अजी सुनते हो, ठीक है, या अजी बाजार से 1 किलो प्याज ले आइएगा। प्याज का बड़ा ही प्रयोग होता है वाक्य में, बाजार से 1 किलो प्याज ले आइएगा। इस तरह के जो शब्द हैं जो प्रयुक्त हुए हैं वो विस्मयादि बोधक अव्यय के अंतर्गत आएंगे। शब्द वाक्य के पहले जुड़ेंगे और इनकी विशेषता यही है कि ये विस्मय यानी कि आश्चर्य को उपस्थित करते हैं। इसके बाद बात करेंगे निपात की। निपात वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर अर्थ में विशेष प्रकार का बल देते हैं। जैसे कोई बात को कहना हो और किसी बात को बहुत ही जोरदार कहना हो, अपनी ताकत लगा के यानी कि बल लगा के किसी बात को मनवाना ही हो, तो उस तरह से इनको प्रयोग किया जाता है, जिसमें ही, भी, तो इस तरह के आदि जो है अव्यय आते हैं। जैसे एक उदाहरण हम लेंगे, छोटा सा उदाहरण है कि हरीश कल ही जाएगा। वाक्य साधारण सा था, हरीश कल जाएगा, लेकिन ही जोड़ दिया गया, हरीश कल ही जाएगा। तो अब ही यहाँ पर जो है वो कल के साथ उस पर बल प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि बल का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर विशेष प्रकार का बल दिया जा रहा है कि कल ही जाएगा,
ठीक है, या तुम आज ही पढ़ोगे। जैसे कोई बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बड़ी शैतानी करते हैं, तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है, तो माँ बाप जो है उनको पढ़ने के लिए बिठाते हैं और कहते हैं तुम आज ही पढ़ोगे। बच्चा कहता है नहीं कल पढ़ लेंगे, तो कहते हैं आज ही पढ़ोगे। तो अपनी बात का उस पर बल देने वाले जो अव्यय होते हैं, ऐसे अव्यय जो प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम कहते हैं निपात। जैसे और उदाहरण ले लेते हैं कि कल नवीन भी जाएगा, भी का प्रयोग देख लेते हैं। कल नवीन भी जाएगा, यानी कि तुम्हारे साथ कल नवीन भी जाएगा। तो भी का प्रयोग यहाँ पर क्या है, यानी कि वाक्य में बल दिया गया है, तो ये हो गया निपात। जैसे अगला और ले लेते हैं शब्द, एक वाक्य कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। ठीक है, इस तरह का वाक्य जिसमें तो लगा हुआ है और ये प्रदर्शित कर रहा है यानी कि मैंने तो कुछ नहीं किया। सिर्फ अगर ऐसे कहेंगे कि मैंने कुछ नहीं किया तो साधारण सा वाक्य है, लेकिन तो जोड़ दिया गया कि मैंने तो कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर बल दे रहा है, यानी कि एक देखा जाए तो एक तरह से कि एक शब्द यानी वाक्य को देर तक खींच रहा है, और ये खींचना इसका जो क्या कहलाता है, ये कहलाता है निपात। और उदाहरण अगर लेते हैं तो रमेश ने मुझे भी बुलाया है, रमेश ने या महिमा ने मुझे भी बुलाया है। यानी अगर ये कहा जाए कि मुझे बुलाया है तो बात नॉर्मल सी है, बिल्कुल सामान्य सी है, लेकिन उसने कहा कि रमेश ने या महिमा ने मुझे भी बुलाया है, तो भी यानी कि अपनी बात पर बल दिया जा रहा है, तो इसलिए हो गया निपात। इस तरह से अव्यय टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, और अव्यय के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि अगला जो हमारा टॉपिक होगा अगला हमारा टॉपिक मेरे हिसाब से मुझे संधि पढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि हम बाकी चीज़ें लगभग कवर कर चुके हैं, और जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जिन जिन व्याकरण के टॉपिक से, उसमें संधि समास अभी आपको पढ़ाना बाकी है। तो संधि पढ़ाएंगे अगले टॉपिक में, तो जैसे ही हो सकेगा रिकॉर्डेड वीडियो दूंगी मैं आपको संधि की, और इस तरह से आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा कोर्स। तो धन्यवाद सभी का।